So we were discussing about the salient features of GST. काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए दिन ज्यादा लग रहे हैं बेटा। 20th पॉइंट डिस्कस करेंगे आज हम, दैट इज लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। कि जीएसटी की लाइबिलिटी किसके ऊपर है, कौन पे करेगा जीएसटी? नॉर्मल सप्लायर एंड अदर केसेस। नॉर्मल केसेस में जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स कि जो गुड्स की सेल करता है या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है। लेकिन जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पे करने की ड्यूटी किसकी है? इसकी, सप्लायर की। ठीक है जी, इसको कहते हैं नॉर्मल चार्ज मेथड, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। डिस्कस करते हैं इसको यहां पर। व्हाट इज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एनसीएम? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है? नॉर्मल चार्ज में क्या होता है बेटा? ये है सप्लायर, ये क्या सप्लाई कर रहा है? या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है जी। प्रोसेस कैसे चलता है नॉर्मल केसेस में? ज्यादातर केसेस में ऐसे ही चलता है। जैसे कि सप्लायर ऑफ गुड्स में मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये सप्लायर आपको गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये रहा कस्टमर या फिर कंज्यूमर। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, जब सप्लायर कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये इससे क्या लेता है, क्या चार्ज करता है? एक तो प्राइस चार्ज करता है, कॉस्ट, प्लस साथ में जीएसटी भी कलेक्ट करता है कि नहीं जीएसटी कलेक्ट? कस्टमर ने जीएसटी किसको दे दिया? सप्लायर को दे दिया। लेकिन इस जीएसटी को गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाने की लाइबिलिटी किसकी है? ये जीएसटी जो कलेक्ट किया, इस जीएसटी को गवर्नमेंट के पास जमा करवाने की लाइबिलिटी किसकी है बेटा? सप्लायर की। सो नॉर्मल केसेस में एक सप्लायर जो है वो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, लेकिन कलेक्ट किससे करता है? कस्टमर को। कस्टमर से कलेक्ट करता है और पे किसको करता है? गवर्नमेंट को। दैट मीन्स लाइबिलिटी किसकी है? सरकार को जीएसटी जमा करवाने की लाइबिलिटी किसकी है? सप्लायर की लाइबिलिटी है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को। अब हम अदर केसेस की बात करते हैं। अदर केसेस, कुछ और केसेस में रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। अब आरसीएम क्या है भाई? नॉर्मली क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो जीएसटी पे करता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे
जो कस्टमर है वो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, वो सप्लायर को नहीं देता, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देता है। समझ रहे हो? वैसे तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर सप्लायर को दे देता है, सप्लायर आगे गवर्नमेंट को जमा करवाए या ना करवाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर आ जाती है। लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसमें कस्टमर जीएसटी सप्लायर को पे नहीं करता, डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देता है। तो ऐसे में जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करता है, ऐसा रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट करवा देता है, ये सप्लायर को जीएसटी नहीं देता। डिस्कस करते हैं यहां पर। एनसीएम डिस्कस कर चुके, आरसीएम, व्हाट इज आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम्पल देखिए इसका, तब समझ में आएगा। हियर इज योर सप्लायर। सप्लायर कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर जो कस्टमर या कंज्यूमर है, ये पता कौन है? जनरली बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई। जो छोटे मोटे रिटेल कस्टमर्स है ना, आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स, वो नहीं आते यहाँ पर। तो अगर एक सप्लायर किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन को कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सप्लायर को क्या देता है? प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज। लेकिन ये कस्टमर सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करेगा। देखिए एनसीएम में क्या था, जीएसटी भी पे कर रहा है कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करेगा, सिर्फ प्राइस पे करेगा। और जीएसटी ये खुद अपने हाथों से जमा करवाएगा, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ज्यादातर केसेस हमारे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के ही हैं बेटा, ज्यादातर केसेस में यही लगता है, ज्यादातर केसेस में सप्लायर ही जीएसटी कलेक्ट करता है कस्टमर से और सप्लायर ही गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन कुछ केसेस, जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ केसेस हो गए, या कुछ गुड्स और सर्विसेज के केस में क्या होता है कि कस्टमर सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करता, अपने हाथों से गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाता है। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी किसकी है? रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कौन है? कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिडक्टर in case of TDS. What is TDS? Tax deducted at source. And e-commerce operators, जिनको कि हम ECO कहते हैं, e-commerce operators, in case of TCS, tax collected at source. Tax deducted at source और tax collected at source, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका अलग से पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिस्कस करेंगे उसी टाइम पे इसके अगला पॉइंट हम यही डिस्कस करने वाले हैं, टीडीएस और टीसीएस का। तो वहीं पे हम इन दोनों कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको पे करना है जीएसटी इन केस ऑफ टीडीएस, और टीसीएस के केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको जीएसटी जमा करवाना होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सा फंडा ये है कि जीएसटी को सरकार के खाते में जमा कौन करवाएगा? नॉर्मल केसेस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ऐसे में सप्लायर जमा करवाता है जीएसटी इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में
जहां पर जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस या गुड्स है, दैट मीन्स जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, वो सप्लायर को पे नहीं करता जीएसटी। ठीक है जी, चलिए तो हम नेक्स्ट फिर आते हैं टीडीएस पे। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बड़े ही आराम से प्यार से हम ये सारे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा आपके आने वाले सिलेबस के लिए। इसीलिए मैं आप बहुत ही आराम से चल रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मॉडल समझिए। ये है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसे? कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, या फिर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को। एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंज्यूमर हैं यहाँ पर। भाई गवर्नमेंट को भी तो गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, तो ये जो सप्लायर है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके जी, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो मुफ्त में तो करेगा नहीं, बट ऑब्वियस है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इस सप्लायर को पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब वो इस सप्लायर को पेमेंट करेंगे, तब जितना भी इनका टोटल वैल्यू बनती होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी टोटल वैल्यू बनती होगी, उसमें से ये डिपार्टमेंट पता क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, टीडीएस डिडक्ट कर लेगी एट द रेट ऑफ 1%। 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर लेगी और बाकी की पेमेंट सप्लायर को जमा कर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहते हैं इसका? चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है 3 लाख। सप्लायर ने 3 लाख का सामान बेचा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वैल्यू 3 लाख। तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 3 लाख की पेमेंट करने लगेगा, तो 3 लाख में से 1%, किसका 1%? 3 लाख का 1%। हाँ जी, 3 लाख का 1% कितना हुआ? 3,000। 3,000 डिडक्ट करके बाकी 97, 2,97,000 की पेमेंट कर देगा किसे? सप्लायर को। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। तो यहाँ पे टीडीएस कितना कटा? हाँ जी, टीडीएस कितना कटा? 1% ऑफ व्हाट? ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस कि पेमेंट करने से पहले आप 1% टैक्स के नाम पे काट रहे हैं पेमेंट करने से पहले। दिस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। ठीक है जी, अब टीडीएस के केस में क्या प्रोविजंस हैं? क्या प्रोविजंस हैं? कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? क्या प्रावधान है? प्रोविजंस ऑफ टीडीएस। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेक्शन लगता है दैट इज सेक्शन 51। टीडीएस का सेक्शन है सेक्शन 51। डिडक्टर कौन है भाई? डिडक्ट कौन करेगा? टीडीएस काटेगा कौन? 3 लोग बोले मैंने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये डिडक्टर हैं, ये टीडीएस काटेंगे सप्लायर का। रेट क्या है टीडीएस का? बता चुकी हूं, 1%। 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितने का सामान सप्लाई किया उसका 1%। लिमिट क्या है?
लिमिट फॉर टीडीएस, अगर आप सामान सप्लाई कर रहे हैं 2.5 लाख से ज्यादा का, 2,50,000 से ज्यादा का, अगर आप सामान, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तभी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अगर यहां पर मैंने 3 लाख क्यों लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि अगर ये 2.5 लाख से नीचे होता तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होना था। तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है तभी टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस। अब भाई आपका टीडीएस कट तो गया, जिसने काटा है, किसने काटा है, इन लोगों ने काटा है आपका टीडीएस, इन लोगों ने। ये टीडीएस काट के इसको जीएसटी अथॉरिटीज को जमा करवाना है। कौन करवाएगा, यही लोग करवाएंगे, जिसने काटा, जिसके हाथ में है वही जमा करवाएगा। तो इन्होंने जमा करवाना है ये टीडीएस। कब तक जमा करवाएंगे, जिस महीने में काटा उस महीने के अगले महीने की 10 तारीख। जनवरी में काटा है तो 10 फरवरी को जमा करवाना है। फरवरी में काटा है तो 10 मार्च तक जमा करवाना है। तो अगले महीने की 10 तारीख तक इसको जमा करवाना है। और अगर जमा नहीं कर पाए, फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस, जो टीडीएस काटा है अगर आप गवर्नमेंट में को जमा नहीं करवा पाए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। कहाँ कटता है टीडीएस, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो टीडीएस कटेगा। और किस पे कटेगा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज पे कटेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे, एट द रेट ऑफ 1%। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 22nd फीचर, दैट इज टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कब कटता है, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की बात आती है। कंसेप्ट एकदम टीडीएस जैसा ही है कि पेमेंट करने के वक्त कटेगा एट द रेट ऑफ 1%, लेकिन ये अप्लाई होता है ईसीओज पर। किसके ऊपर अप्लाई होता है, ईसीओज पर। व्हाट इज ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई करता है, तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के बारे में सबको कहीं ना कहीं नॉलेज है। मान लीजिए भी कि मैं बड़े अच्छे से डिजाइनर सूट्स बनाती हूँ, सूट्स या फिर गारमेंट्स किसी भी तरह के मैं डिजाइन करती हूँ, और मैंने अपना एक स्टोर खोल रखा है XYZ स्टोर, और मैं अपना सामान फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचती हूँ। फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के थ्रू मैं जो कपड़े डिजाइन करती हूँ उनको सेल करती हूँ। सो मैं सेल करती हूँ गारमेंट्स थ्रू, किसके थ्रू सेल करती हूँ मैं, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। मेरे बिहाफ पे ये जो फ्लिपकार्ट है ये कस्टमर्स को सामान बेचता है मेरे बिहाफ पे। अब जो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करी वो पेमेंट मुझे भी तो देनी है। इसने, फ्लिपकार्ट ने मेरे कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करी, ये पेमेंट मेरे पास आनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स आनी चाहिए। तो जब ये फ्लिपकार्ट ये वाली पेमेंट मुझे देगा, मुझे ट्रांसफर करेगा, उस टाइम पे मुझे पता है कितनी पेमेंट करेगा, जैसे हमने टीडीएस में किया था। जितनी भी मेरी वैल्यू बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितने का मेरा सामान गया, जितने की मेरी पेमेंट आई,
माइनस उसमें से टीसीएस काट लेगा, उसमें से टीसीएस काट लेगा एट द रेट ऑफ 1% और बाकी की पेमेंट मुझे कर देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी, मेरी जो टैक्सेबल सप्लाईज थी, जो मैंने कस्टमर्स को सामान दिया, वो 50 लाख का था। तो फ्लिपकार्ट ने 50 लाख का सामान कस्टमर को दिया, कस्टमर ने फ्लिपकार्ट को पेमेंट करी, फ्लिपकार्ट ने मुझे पेमेंट करनी है। तो फ्लिपकार्ट मुझे कितनी पेमेंट करेगा? इज इक्वल टू 50 लाख में से टीसीएस काट लेगा। कितना टीसीएस काटेगा? सेम 1%। 50 लाख का 1%, दैट इज कितना टीसीएस कट जाएगा? 50,000 टीसीएस कट जाएगा और मुझे पेमेंट कितने की हो जाएगी? 49,50,000 की पेमेंट हो जाएगी टीसीएस कटने के बाद। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीसीएस। कहाँ अप्लाई होता है? जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की बात आती है, वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीसीएस काटना पड़ता है। ठीक है जी। सो अगर हम प्रोविजंस की बात करें, क्या प्रावधान है? टीसीएस के प्रावधान क्या है? कौन डिडक्ट करेगा? टीसीएस डिडक्ट कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करेगा। किस रेट पे डिडक्ट करेगा? एट द रेट ऑफ 1% डिडक्ट करेगा। 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड इस टीसीएस को जमा कब तक करवाना है? टाइम लिमिट टू डिपॉजिट। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसने मेरा टीसीएस काटा है, वो कब तक जमा करवाएगा सरकार को? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखिए प्रोविजंस वही हैं टीसीएस वाली, फर्क सिर्फ इतना है कि टीसीएस अप्लाई होता है किसके ऊपर? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, और टीडीएस अप्लाई होता है जहां पे आप सप्लाई कर रहे हैं टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब आते हैं हम इससे पिछले पॉइंट पर जो हमने किया था, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो डिस्कस हो चुका है, तो आइए अब यहाँ पे इसको पेंडिंग पार्ट को पूरा कर लेते हैं। सो नॉर्मल केसेस में सप्लायर जीएसटी पे करता है। रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपिएंट जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है वो जीएसटी पे करता है। और टीडीएस के केस में बताइए अब डिडक्टर कौन है? टीडीएस के केस में डिडक्टर कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटीज। ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे और जमा करवाएंगे। और टीसीएस के केस में डिडक्टर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी लाइबिलिटी है कि वो जीएसटी जमा करवाए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ टुडेज सेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं 23rd पॉइंट पे, रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स की वापसी। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो जीएसटी की पेमेंट करी है वो आप ज्यादा कर देते हैं और आपकी जो जीएसटी की लाइबिलिटी होती है वो कम होती है। मान लीजिए आपने पे करना था 3 लाख और आपने पे कर दिया 3.5 लाख। पेमेंट पहले कर चुके हो, बाद में पता चला कि भाई आपने तो सिर्फ 3 लाख ही जमा करवाना था, आप ज्यादा जमा करवा चुके हो। तो ऐसे में आपको रिफंड मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा पैसा। कितना? जितना पे कर दिया माइनस जितना जीएसटी बना था। दैट मीन्स 3.5 लाख माइनस 3 लाख, तो 50,000 आपको जीएसटी वापस मिल जाएगा। दिस इज रिफंड ऑफ टैक्स। आगे बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं फटाफट से कवर करूंगी।
सेल्फ असेसमेंट। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? देखिए यहाँ पर जो सप्लायर है, मैंने बोला था वो जीएसटी जमा कराएगा अपनी आउटवर्ड सप्लाईज पे। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आपको ना अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से खुद असेस करना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद कैलकुलेट करना। आपको जीएसटी खुद कैलकुलेट करके जमा करवाना होता है। ये सेल्फ असेसमेंट का प्रोसीजर है। हमारे इनकम टैक्स के केस में भी यही चलता है और जीएसटी के केस में भी यही चलता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्स जमा करवाता है वो देखता है कि उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है और वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से वो जीएसटी पे कर देता है गवर्नमेंट को। दिस इज अनदर फीचर। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है क्लासिफिकेशन भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको एक कोड दिया जाता है। जो भी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक कोड होता है, 4 डिजिट्स का कोड होता है बेटा। उसे आप बोलते हैं HSN। क्या है? HSN। HSN का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये? इस HSN के अकॉर्डिंगली जो भी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ना कोड असाइन किया जाता है, जैसे कि 1041, जैसे कि 2039, जैसे कि 5042। इस तरह से कोड्स असाइन करे जाते हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करें उसका कुछ ना कुछ कोड जरूर होगा। और वो कोड क्या है ये आपको जीएसटी एक्ट से पता चल जाता है। तो आपको आप जो भी इनवॉइस आप बनाते हो, मान लो आप सप्लायर हो, सेलर हो, तो आप इनवॉइस बनाते हो, बिल बनाते हो। जब भी आप बिल बनाएंगे उस बिल में ये HSN कोड लिखना जरूरी होता है बेटा। क्या हर बार जरूरी होता है? देखते हैं जरूरी होता है या नहीं होता। केस 1, अगर आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल, अगर 1.5 करोड़ से नीचे की है, 1.5 करोड़ से कम की सेल है आपकी एक साल में, तो आपको अपने बिल में, आपको अपने इनवॉइस में HSN नहीं लिखना। ठीक है, नहीं लिखना आपको HSN। केस 2, अगर टर्नओवर या सेल 1.5 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको HSN लिखना है। लेकिन कितने डिजिट्स? HSN के सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं आपको। ओनली 2 डिजिट HSN लिखना है आपको, 4 डिजिट्स नहीं लिखने, 2 डिजिट्स लिखने हैं। और केस 3, अगर टर्नओवर या सेल 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको HSN लिखना है और 4 के 4 डिजिट्स लिखने हैं। ये चारों डिजिट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये तो गुड्स के केस में हो गया। अब सर्विसेज के केस में क्या होता है? सर्विसेज के केस में आपका HSN नहीं होता। सर्विसेज के केस में होता है SAC। व्हाट इज SAC? सर्विस अकाउंटिंग, सर्विस अकाउंटिंग
कोड। सर्विसेज के केस में आपका होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन करनी है HSN कोड के हिसाब से। हर गुड्स का या हर सर्विस का एक कोड होता है, 4 डिजिट्स का कोड होता है। अगर तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है तो आपको अपने बिल्स में HSN लिखना जरूरी नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको सिर्फ 2 डिजिट्स HSN लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखने हैं आपको, बाकी 2 डिजिट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सारे के सारे 4 डिजिट्स लिखने जरूरी है। और सर्विसेज के केस में HSN नहीं होता, इस कोड को आप कहते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। इसके बाद आपके कुछ 5 पॉइंट्स पेंडिंग हैं, वो 5 पॉइंट्स हम मंडे के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सारे फीचर्स का एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे बेटा, जिससे कि आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएं। सो देयर आर 30 पॉइंट्स ऑफ सेलिएंट फीचर्स और इन 30 पॉइंट्स पे आपके पूरे बुक का जो सिलेबस है उसकी जो समरी है, उसका जो निचोड़ है वो आपने यहाँ पर कर लिया। इसलिए मैंने इसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे समझाया है ताकि आपको आने वाले टाइम में जो आपका बेस है वो रेडी हो, ताकि हम अपने चैप्टर्स फटाफट से निकाल पाए। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।